नमस्कार बच्चों, मैं बिंदु हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नए विषय भ्रूण के विकास और प्रसव का एक के बारे में जानने के लिए, जो कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के पाठ्यखंड प्रजनन से है। पहले से ही हमने पुरुष और महिला प्रजनन संरचनाओं और कार्यों पर चर्चा कर चुके हैं। निषेचन की प्रक्रिया नर और मादा युग्मक, शुक्राणु और अंडे या डिंब के संयोजन की प्रक्रिया है। निषेचन तब होता है जब डिंब डिंब वाहिनी नालिका से गुजरता है। युग्मनुज के परिणाम स्वरूप एक द्रव्यमान में बनता है और एक बच्चे के रूप में विकसित होने के लिए बढ़ता है। गर्भाशय निषेचन के समय विकासशील भ्रूण को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होता है, उसे भोजन प्रदान करता है और उसके अपशिष्ट को निकालता है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। निषेचन के बाद के परिवर्तन। भ्रूण का विकास। प्रसव या प्रसूति। मुख्य शब्द। बीजपूटी, प्रत्यारोपण, कंदुकन, खेड़ी, गर्भावस्था, प्रसाव। आइए मानव में लैंगिक जनन का संकल्पन मानचित्र देखें। निषेचन। मनुष्यों में निषेचन आंतरिक है और महिला जननांग पथ के डिंब वाहिनी में होता है। यह अमान तौर पर फैलोपियन नालिका के तुम्बिका में होता है। कूप से निकलने के बाद एक oocyte लगभग 24 घंटे तक जीवित रहता है। निषेचन 24 घंटे के भीतर होना चाहिए।
निषेचन के दौरान शुक्राणु डिंब में प्रवेश करता है और इसके साथ मिल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक युग्मनुज का निर्माण होता है। कोरक कंदु का दरार और घटन। निषेचन के लगभग 30 घंटे बाद पहली दरार होती है। दरार युग्मनुज के तेजी से समसूत्री संभाग की एक श्रृंखला है, जो कई कोशिका वाले कोरक कंदु या बीजपुटी बनाने के लिए है। इसमें छोटी कोशिकाओं की एक बाहरी परत और बड़ी कोशिकाओं की एक आंतरिक द्रव्यमान शामिल है। प्रत्यारोपण। बीजपुटी या निषेचित अंडा गर्भाशय में पहुंचता है और गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। बीजपुटी को गर्भाशय की दीवार या अंत गर्भाशय कला से जोड़ने की प्रक्रिया को आरोपण कहा जाता है। निषेचित अंडा निषेचन के बाद लगभग 6 से 7 दिनों में प्रत्यारोपित हो जाता है। कंदुकन। कोरक कंदु के कंदुक में परिवर्तन को कंदुकन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं के पुनर्विस्थापन द्वारा बाहरी झिल्ली, मध्यम चर्म और अंतःस्तर जैसे प्राथमिक रोगाणु परतों का निर्माण शामिल है। यह प्रक्रिया प्रत्यारोपण के बाद होता है। अंग निर्माण। रोगाणु परतों की स्थापना भ्रूण के विकास के अंतिम चरण की शुरुआत करती है। अंग निर्माण के दौरान भ्रूण के विभिन्न अंग विभिन्न रोगाणु परतों से विकसित होते हैं और कार्य करना शुरू करते हैं। इसके बाद भ्रूण की कुछ कोशिकाएं झिल्लीदार संरचनाओं में विकसित होती हैं, जो विकासशील भ्रूण को पोषण, रक्षा और समर्थन प्रदान करने में मदद करती है।
भ्रूण के विकास के दौरान छोटी उंगली जैसे अनुमान बाहरी झिल्ली की सतह से गर्भाशय के नरम ऊतकों के गर्भवष्ट नामक बढ़ते हैं। धीरे धीरे गर्भाशय की दीवार में इन उंगली जैसे अनुमानों के आसपास तेजी से चलने वाली रक्त के छोटे पुल बनते हैं। गर्भवष्ट और गर्भाशय ऊतकों के आसपास के हिस्से मिलकर आसन्न भाग नाल बनते हैं। प्लेसेंटा का गठन। प्लेसेंटा एक ऊतक है जो भ्रूण और माता की कोशिकाओं से बनता है। यह गर्भावस्था के लगभग 12 सप्ताह में बनता है और भ्रूण के पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना बन जाता है। सामान्य परिस्थितियों में माता से शिशु तक रक्त का सीधा प्रवाह नहीं होता है। माता और शिशु की रक्त प्रणाली पतली झिल्लियों द्वारा अलग की जाती है जो कोशिकाओं से बनी होती है। यह प्रसार द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान को प्रसार द्वारा संभव बनाता है। एक और भ्रूण झिल्ली एमिनियन भ्रूण के चारों ओर बढ़ता है। एमिनियन के भीतर कक्षा गर्भोदक द्रव नामक तरल पदार्थ से भरा होता है। भ्रूण इस द्रव से भरी कक्षा में विकसित होता है जो इसे नम रखता है और इसे मामूली यांत्रिक चोट से बचाता है। अपार पोशिका नामक एक अन्य झिल्ली भ्रूण के पाचन नहर से उत्पन्न होती है जो एक नालिका जैसी संरचना का प्रमुख हिस्सा बनाती है जिसे गर्भनाल कहा जाता है। इससे भ्रूण को नल से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं होती हैं। गर्भावस्था या गर्भकाल। यह
गर्भाशय में भ्रूण के विकास की अवधि है। आमतौर पर मनुष्यों का गर्भकाल लगभग 280 दिनों तक रहता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय अपने सामान्य आकार में 500 गुना तक फैलता है। गर्भावस्था की औसत अवधि प्रजाति के अनुसार भिन्न होती है। यह घरेलू बिल्ली और कुत्ते के लिए लगभग 63 दिन, घोड़े के लिए 330 दिन, गाय के लिए 280 दिन और चूहिया और चूहे के लिए 20 से 22 दिन है। आइए मानव भ्रूण के मासिक विकासात्मक चरणों को दर्शाने वाले चार्ट का प्रेक्षण करें। प्रसव। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास होता है और गर्भाशय का व्यास बढ़ता है। आम तौर पर भ्रूण निषेचन के बाद 9वें महीने में बाहर आता है। भ्रूण का सिर गर्भाशय के उद्घाटन की ओर नीचे की ओर मुड़ जाता है और जन्म के समय सिर आमतौर पर पहले बाहर आता है। कभी-कभी पैर पहले आ सकते हैं और इससे प्रसव अधिक कठिन हो जाता है। पीछे के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के संकुची को उत्तेजित करता है और बच्चे को गर्भाशय से बाहर निकालने के लिए बल प्रदान करता है, जिससे जन्म होता है। प्रसव तब शुरू होता है जब गर्भाशय की मांसपेशियों की परतें लयबद्ध रूप से संकुचन और आराम करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसव पीड़ा होता है। सबसे पहले गर्भाशय की मांसपेशियों की गतिविधि केवल इतनी मजबूत होती है कि वह शिशु को धीरे-धीरे यौन की ओर ढकेलते हैं, जो महिला प्रजनन पथ की बाहरी मार्ग है और से जाने के लिए पर्याप्त मजबूत होती है। आमतौर पर इस चरण में शिशु के चारों ओर अमनियन थैली फट जाती है, जिससे द्रव सामग्री निकलती है। यह एक अच्छा संकेत है कि प्रसव अच्छी तरह से चल रहा है। फिर मांसपेशियों के संकुचन मजबूत और अधिक बार-बार होते हैं।
और शिशु को योनि के से बाहर और बाहरी दुनिया में ढकेल दिया जाता है। शिशु से नाल तक जाने वाली गर्भानाल को डॉक्टर द्वारा बंद कर दिया जाता है और काट दिया जाता है। शिशु के साथ जुड़ी हुई नाभि की छोटा सा टुकड़ा कुछ दिनों के भीतर सूख जाता है और गिर जाता है। शिशु के जन्म के बाद गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन जारी रहते हैं और नाल के ऊतकों को बाहर ढकेलते रहते हैं, जिसे जन्म के बाद कहा जाता है। गर्भावस्था के अंतिम भाग के दौरान स्तन ग्रंथियों में एक पानी जैसा लासिका द्रव पीयूष जमा हो जाता है। शिशु के जन्म के बाद पहले कुछ दिनों तक स्तन ग्रंथियां केवल पीयूष का स्राव करती हैं। यह नवजात शिशु को देना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने में मदद करता है। स्तन ग्रंथियों के वायु कोशक से दूध का उत्पादन पूर्वकाल पीयूष ग्रंथ से स्रावित प्रोलैक्टिन द्वारा उत्तेजित होता है। दूध का निष्कासन पाश्च पीयूष ग्रंथि हार्मोन ऑक्सीटोसिन द्वारा उत्तेजित होता है।